फ्रेंड्स नमस्कार। कल की वीडियोस में हमने देखा था कि पृथ्वी की जो गतियां हैं, पृथ्वी कौन कौन सी गति करती है, उन गतियों का प्रभाव क्या मानव जीवन पर पड़ता है या प्रकृति पर क्या पड़ता है, ये सारी चीज़ें हमने कल चर्चा कर ली थी। जैसे इसमें कुछ प्रश्न भी थे, उनकी भी चर्चा हमने की थी। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसको क्या कहते हैं? जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको क्या कहते हैं? किस गति से ऋतुवत परिवर्तन होता है, किस गति से दिन और रात होता है, इन सब की चर्चा कल की वीडियोज़ में हमने किया था। आज की वीडियोज़ में इसके आगे वाले लेसन्स की जो है चर्चा करेंगे, आगे वाले जो चैप्टर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो अब इसमें चैप्टर हमारा 4 है, जिसमें हम पढ़ेंगे मानचित्र। क्या पढ़ेंगे? मानचित्र के विषय में पढ़ेंगे हम कि मानचित्र क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है। ठीक, मानचित्र एक मान के आधार पर कोई, जैसे माना दूरी 1 सेंटीमीटर, माना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो अब हमने एक जो मान लिया 1 सेंटीमीटर क्या है, 1 सेंटीमीटर किसी भी मापक पर हमने ये माना है। तो ये अगर मान लीजिए मैप है और इस मैप के 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल के वास्तविक 1 किलोमीटर की दूरी के बराबर है। तो इस तरह से मानचित्र जो धरातल की वास्तविक दूरी है उसको उसके अनुपात में मानचित्र पर दिखाई गई दूरी को हम उपयोग करते हैं, इसी से मानचित्र होता है। ठीक है, मानचित्र में हमेशा उत्तर जो होता है वो ऊपर होता है, नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, ईस्ट आपके राइट साइड में होता है और वेस्ट जो होता है आपके लेफ्ट साइड में होता है। तो इस चीज़ का आपको ज्ञान रहे कि मानचित्र जब आप देख रहे हैं, किसी भी मानचित्र हो, चाहे वो भारत के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे विश्व के परिप्रेक्ष्य में हो, या अलग अलग कॉन्टिनेंटल्स जो हमारे हैं, अफ्रीका है, अमेरिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, इन सब के अलग अलग मानचित्र को अगर हम देखें, किसी भी मानचित्र को देख रहे हैं तो सबसे पहले देखते समय आपको इस बात का ध्यान लेना चाहिए कि मानचित्र का जो ऊपरी सिरा है वो नॉर्थ होता है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं इनको क्या क्या। कल हमने मानचित्र में दो चीजें, ग्लोब पर हमने दो रेखाओं की जिक्र किया था, दो काल्पनिक रेखाओं की, जिसमें देशांतर और अक्षांश रेखाओं की चर्चा हमने पहले किया हुआ है। इससे पहले दूसरा जो चैप्टर हमारा था उसमें हमने चर्चा किया था। अब उन्हीं ग्लोब पर जब हमने अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ ली तो उन अक्षांश देशांतर रेखाओं के द्वारा मानचित्रों का जो है प्रक्षेप बनाए जाते हैं, मानचित्र बनाए जाते हैं, मानचित्र में अलग अलग चीजें दिखाई जाती हैं। चलिए, ठीक, पिछले अध्याय में हमने ग्लोब के बारे में पढ़ चुका है। ग्लोब अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तब हमारे लिए ग्लोब काफी उपयोगी साबित होता है। संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हमें ग्लोब की आवश्यकता होती है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल किसी एक भाग का अध्ययन करते हैं, जैसे अपने देश, राज्य, जिला या गांव के अध्ययन करते हैं, तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? मानचित्रों का उपयोग करते हैं। तो मानचित्र बेसिकली अगर पूरे पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो छोटे स्थान को दिखाने के लिए जो है मानचित्रों का प्रयोग होता है। मानचित्र पृथ्वी की सतह पर या इसके एक भाग का पैमाना के माध्यम से चपटी सतह पर खींची जा गई है। क्या चपटी सतह पर? पृथ्वी को हम सरफेस को समतल मान लेते हैं और उस पर एक पैमाना खींचते हैं जिसके माध्यम से हम पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों को दिखाते हैं। ये बात इन्होंने कहा है। ठीक, अब लेकिन एक भाग गोलाकार सतह की पूरी सतह से चपटा करना असंभव होता है, ऐसा संभव नहीं होता है, इसलिए अलग अलग खंड को हम दिखाते हैं। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक होती है। जैसे कुछ मानचित्र छोटे क्षेत्र के और कुछ तथ्यों को दर्शाता है। देखिए, कुछ मानचित्र होते हैं जो छोटे क्षेत्र को दिखाते हैं और कुछ मानचित्र जो डाटाबेस मानचित्र होते हैं, जैसे जनसंख्या मानचित्र हो गया। ठीक है, दूसरे मानचित्र एक बड़ी
मानचित्र होती है, किताब की तरह तथ्य होते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब उसे एटलस बन जाता है। जैसे कि एटलस हम आपको दिखाएं, हमारे पास एटलस है, तो एटलस में क्या होता है कि बहुत सारे जो है मानचित्रों को, उसमें अलग अलग राज्यों को, अलग अलग जिलों को, अलग अलग देशों को एक साथ समाहित कर दिया जाता है, तो उसके सम्मिलित रूप को हम एटलस कहते हैं। एटलस में विभिन्न प्रकार के अलग अलग पैमाने खींची जाती हैं और ये किस पर आधारित होती हैं? मापक पर आधारित होती हैं। ठीक है, मापों पर आधारित होती है। मानचित्रों में एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से मानचित्र होते हैं? मूलतः दो प्रकार के मानचित्र। सबसे पहले बात करें तो एक भौतिक मानचित्र होता है, एक राजनीतिक मानचित्र होता है। ठीक, बेसिक्स है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट्स है, आपको जानना चाहिए। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि मानचित्र क्या होता है, मानचित्र की उपयोगिता क्या होती है। ठीक, तो इसलिए ये एनसीईआरटी की जो बुक है हमारे लिए एक बेस तैयार करती है। अब हम मानचित्र में सबसे पहले भौतिक मानचित्र की बात करेंगे। भौतिक मानचित्र में पृथ्वी के प्राकृतिक आकृतियों को दिखाया जाता है, भौतिक आकृतियों को दिखाया जाता है जिसमें मानव का कोई इन्वॉल्वेंस नहीं होता, मानव नहीं निर्मित करता, वो स्वयं प्रकृति प्रदत्त होती हैं। पर जो मैप बनता है वो मानव द्वारा निर्मित होता है। ये ना सोच लिए कि प्रकृति ने ही मैप बनाया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों में जैसे हम देखें तो पर्वतों की बात करते हैं, पठारों की बात करते हैं, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। इसे हम उच्चवाच मानचित्र के नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाम भौतिक मानचित्र का उच्चवाच है, क्योंकि पर्वतों की कहीं ऊंचाइयां अधिक हैं, कहीं कम हैं, इसी तरह से कहीं घाटियां हैं। पठारों की भी कहीं ऊंचाइयां अधिक हैं, कहीं कम हैं, तो इनके उच्चवाच अलग अलग हैं, तो हम उस तरीके से अलग अलग डाटा दिखाते हैं, मैदानों को और नदियों को भी। इसके बाद दूसरा आता है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में राज्यों को दर्शाते हैं, नगरों को, शहरों को, गांवों को और विश्व के विभिन्न देशों या राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। मूलतः दो मानचित्रों के बारे में अभी हमने पढ़ा। अब आता है एक मैप थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन या उद्योग आदि के वितरण को दर्शाने के लिए होते हैं। ठीक, जिसमें विशेष प्रकार की जानकारी दी जाए, वैसे मानचित्र थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के मानचित्र थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। जैसे मानचित्र के 3 घटक होते हैं, जिसमें दूरी, दिशा और प्रतीक होता है। ठीक है, अब दूरी क्या है ये समझते हैं। दूरी, मानचित्र एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। या यह कह सकते हैं कि हम मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। जैसे वो धरातल की वास्तविक दूरी, मान लीजिए दिल्ली से, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली से जयपुर की दूरी, दिल्ली से जयपुर की दूरी 1000 किलोमीटर है। ठीक, एक एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं, 1000 किलोमीटर है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। तो हम इसे कागज पर दिखाएंगे तो इसी के अनुपात में हम दिखाएंगे कि कागज पर जो दूरी है 1 सेंटीमीटर बराबर कितने किलोमीटर है। जैसे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 किलोमीटर। ठीक, 1000 सेंटीमीटर बराबर 5000 किलोमीटर, या इस दूरी को और कम कर दें, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। तो अब 1000 किलोमीटर को हमें दिखाने के लिए मानचित्र पर क्या करना पड़ेगा? 10 सेंटीमीटर की रेखाएं खींचनी पड़ेगी। 10 सेंटीमीटर की रेखा किसके इक्वल होगी? 1000 किलोमीटर के इक्वल होगी। तो इस तरह से हम मानचित्र पर एक औसत दूरी लेते हैं। ठीक है, जब हम कागज पर एक छोटी दूरी स्थल को बड़ी दूरी में व्यक्त करते हैं तो इसका उद्देश्य होता है एक पैमाना चुना जाना।
पैमाना स्थल या वास्तविक दूरी मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का क्या होता है? अनुपात होता है। अभी हमने आपको बताया। उदाहरण के तौर पर चलिए इसे और डिटेल से समझते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि अभी हमने आपको बताया, फिर भी एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके विद्यालय या आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, ये कह रहे हैं, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी में व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि 1 सेंटीमीटर स्थल के जो है 1 सेंटीमीटर मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर के बराबर है को दर्शाया जाएगा। आपकी रेखाचित्र पैमाना पर अब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा? 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपको पैमाना की जानकारी दी जाए तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं कि कितने किलोमीटर है। ये अभी आपको सुनने में बहुत इजी लग रहा है, यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहे हैं, लेकिन जब आप इसे प्रक्षेप में दिखाएंगे, जब मानक मानचित्र में इन्हें बनाएंगे, तो आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि आंकड़े बड़े हो जाएंगे। पर आप इस तरीके से मानक मान सकते हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होता। जब बड़े क्षेत्रफल या बड़े भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाया जाता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। ठीक, उदाहरण के तौर पर मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसे छोटा पैमाना वाला मानचित्र कहते हैं। अनुपात जितना अधिक होगा मानचित्र उतना छोटा होगा। ठीक, अनुपात जितना कम होगा मानचित्र उतना बड़ा होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। ठीक, जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तो हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं, जिसमें 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है, जिससे लार्ज करके जूम करके दिखाया जाए कि सभी छोटे छोटे जगह हैं उसमें समाहित हो सके। ठीक है, ये होता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। ठीक, बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ये लाइन आप याद रखिए, चलिए हाईलाइट कर देते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक, क्योंकि छोटे छोटे स्थानों को इसमें दिखा दिया जाता है तो इसलिए अधिक जानकारी इसमें होती है। अब हम बात, यहाँ पर एक मानचित्र दिया हुआ है, एक बनाया गया है। इस मानचित्र में आपको दिखाया गया है कि एक मापक लिया गया है, इस मापक में एक पैमाना बनाया गया है और इस पैमाने के आधार पर यहाँ एक तरफ मीटर दिया गया है, दूसरी तरफ भी मीटर दिया गया है, बीच में 0 लिया गया है। अब सब मीटर्स और मीटर्स में बताया गया है, जैसे 10 मीटर, यहाँ पर 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर और 50 मीटर। इसी तरह से 50 मीटर यहाँ पर, ये हम सेंटीमीटर में कर रहे हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने के बराबर है? 10 मीटर की। तो इस तरह से ये पैमाना है। अब हमारा 1 सेंटीमीटर बराबर जो है 10 मीटर के हो जाएगा। अब मानचित्र में हमने देख लिया, पैमाना देख लिया। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे दिशा क्या है। चलिए कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। दिशा की बात अगर हम करें तो दिशा में अधिकतर मानचित्र ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, ऐसे नॉर्थ दिखाने के लिए। ठीक है, जिसके ऊपर उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, ये बात हमने आपको बता दी। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व पश्चिम दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। यहाँ पर एक मानचित्र दिया गया है इस तरीके से, दिक् सूचक है ये दिक् सूचक है। और दिक् सूचक क्या करता है? नॉर्थ दिशा को दिखाने का काम करता है दिक् सूचक। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दिक् सूचक किस दिशा का सूचक होता है, तो ये उत्तर दिशा का सूचक होता है। मुख्यतः 4 दिशाएं दी रहती हैं, वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं।
बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, जिसे उत्तर पूर्व कहते हैं, दक्षिण पूर्व कहते हैं, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से हम इन्हें ज्ञान इनका होता है। ठीक है, कह रहे हैं हम दिक्सूचक की सहायता से किसी भी स्थान पर दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशा का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण होती है। इसका जो पिन पॉइंट होता है वो उत्तर दिखाता है और इसके दक्षिण में दक्षिण दिशा दिखाती है। ठीक है, प्रतीक क्या होते हैं? सिंबल्स जो होते हैं हमारे, सिंबल्स की क्या जरूरत होती है? सिंबल्स जरूरत होती है, आइए देखते हैं। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक होता है। एक हो गया हमारा मानक, दूसरा हमारा हो गया दिशा और तीसरा हमारा हो गया प्रतीक। अब इन 3 चीजों के आधार पर हम मानक, या इसी को हम दूरी कह रहे थे, ठीक, दूरी, दिशा और प्रतीक 3 घटक जो हमारे हैं ये महत्वपूर्ण है। इसमें से तीसरा घटक अब हम पढ़ रहे हैं प्रतीक के बारे में। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार या प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़कों, पुल, ब्रिज, रेल की पटरियों, कुएं को दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं के माध्यम से, रंगों के माध्यम से, चित्रों या रेखाओं के माध्यम से हम क्या करते हैं, उनका उपयोग दर्शाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं हमें। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के लिए हम मानचित्र को मानचित्र पर क्या करना आसानी होती है खींचने में। ये सारी जानकारी दी गई है। अब कौन कौन से हमारे यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जो है प्रतीक दिए गए हैं, जैसे रेलवे लाइन को दिखाने के लिए बड़ी रेलवे लाइन है, मीटर लाइन है, रेलवे स्टेशन है, तो उनको हम कैसे दिखाएंगे? बड़ी जो रेलवे लाइन्स है उसको इस तरीके से दिखाते हैं। वहीं अगर छोटी मीटर गेज है तो हम मीटर में इसको डिवाइड करते हैं ऐसे बार बार, ठीक, ऐसे लाइन खींचेंगे, इसके बीच में ऐसे डिवाइडेशन कर देंगे, तो इस तरीके से ये हमें प्रतीत होता है कि ये हमारी मीटर लाइन है। जब भी ऐसा सिंबल आपको मिले, प्रतीक मिले, तो आप इस चीज को जान लीजिए। भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि आप सभी सिंबल्स को जानते रहें। सिंबल्स का हमारे लाइफ में भी बहुत उपयोग है। ठीक, इसके बाद जहाँ स्टेशन आएगा तो वहां पर इस तरीके से ऐसे रेड सिंबल्स बना के आरएस लिख दिया जाता है, रेलवे स्टेशन। आरएस का फुल फॉर्म होता है रेलवे स्टेशन। इसके बाद सड़कें हैं। सड़कें 2 तरह की होती हैं, एक पक्की सड़क होती है, दूसरी कच्ची सड़क होती है। पक्की सड़क को हमेशा बिल्कुल 2 लाइनों के बीच में जो गैप होता है बराबर होता है, इस तरीके से। कच्ची सड़कें वहीं थोड़ा बहुत टूटी फूटी होती हैं, तो इनको डॉट लाइनों से इस तरीके से समांतर पायलर दिखाते हैं। ठीक, सीमा क्या होती है? अंतरराष्ट्रीय सीमा, राज्य सीमा व जिला सीमा। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा में हम क्या करते हैं, जो हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा होती है उसको मोटे लाइन से और उसके बाद बीच बीच में थोड़ा सा पॉइंट देते हैं। इसी तरह से जो राज्य सीमा होती है, राज्य सीमा के जो पॉइंट्स होते हैं, इसकी लाइन थोड़ी सी फीकी होती है और इसमें डॉट भी छोटे होते हैं। वहीं पर जिला की जो बाउंड्रीज होती है उसे हम डॉट डॉट के माध्यम से केवल दिखाते हैं, डैश डैश करके। ठीक है, नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल। नदी इस तरीके से हम नदी को दिखाते हैं। तालाब होता है, तालाब को बीच में सर्किल बना के ऐसे पानी भर दें, तालाब हो जाता है, सॉरी, कुआं हो जाता है। कुआं चूंकि मानव द्वारा निर्मित होता है इसलिए इसका शेप बिल्कुल जो होता है निर्धारित होता है। वहीं तालाब जो होता है कई बार मानव निर्मित होता है, कई बार नहीं होता है, तो तालाब को इस तरीके से इसके जो क्षेत्र हैं थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े दिखाए जाते हैं, बीच में पानी भरा होता है। इसके बाद नहर की बात कर रहे हैं, तो नहर कहाँ से निकलती है? नहर हमेशा नदी से निकाली जाती है। तो नदी से निकाली जाती है तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? नदी में लिंक करके हम नहर को निकालते हैं। तो इस तरीके से लिंकिंग प्रोसेस जो है दिखाता है हमारा नहर को। ठीक है,
यहाँ से मान लीजिए अब ये नहर निकाले गए। इसी तरह से पुल है, तो पुल क्या करता है, किसी पुल ऐसी जगह बनता है जहाँ पर जो नदी है या नाले हैं, जो कुछ भी है जहाँ पुल बन रहा है, उसका आकार बीच में पुल का थोड़ा सा सीमित हो जाता है अपेक्षा जो क्षेत्र है। तो इस तरीके से पुल को दिखाते हैं। ठीक, ये पुल का सिंबल है, जहां भी ऐसे सिंबल मिलेगा आप जान लीजिएगा कि आगे पुल है। इसके बाद मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी। मंदिर में इस तरीके से स्थिति होती है, गिरजाघर में इस तरीके से स्थिति होती है, मस्जिद जो होती है आपके 2-3 प्लस इस तरीके से खींचते हैं। ठीक, गुंबज बनता है और इसमें एक गेट लग जाता है। इसके बाद छतरी हो गई। अब पोस्ट ऑफिस को शॉर्ट में पीओ लिखते हैं। पोस्ट ऑफिस के साथ साथ टेलीग्राम, पोस्ट और टेलीग्राफ ऑफिस को हम पीटीओ लिखते हैं। इसके बाद पुलिस स्टेशन को पीएस लिखते हैं। कब्रिस्तान में हम इस तरीके का सिंबल यूज करते हैं, इस तरीके का सिंबल यूज करते हैं। इसी तरह से जो बस्ती होती है, बस्ती को हम इस तरीके से यूज करते हैं। तो ये सारे सिंबल्स हैं। पेड़ हैं, घास हैं, तो पेड़ को पेड़ की तरह दिखाएंगे, इस तरीके से हम कई बार बना देते हैं पेड़। ठीक, और घास को इस तरीके से घास जमा देते हैं। ठीक, तो आप याद रखें ये सिंबल्स क्या हैं, ये जो सिंबल्स हैं ये इनको हम रूढ़ चिन्ह कहते हैं। रूढ़ चिन्ह क्या है, प्राचीन समय से ही ये चिन्ह जो है उपयोग में है। जैसे पेड़ के लिए हम यही सिंबल्स हमेशा यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि हम अपने मन से सिंबल्स अलग अलग बनाते रहें हमेशा, जिससे क्या हो, पढ़ने में या देखने में असुविधा हो, ऐसा नहीं है। जो सिंबल्स प्राचीन काल में हमारे यूज हो रहे थे उन्हीं सिंबल्स को आज भी हम यूज करते हैं, जिससे कभी भी कोई दिक्कत ना हो। तो रूढ़ चिन्ह भी इन्हें कहते हैं, हम रूढ़ चिन्ह या प्रतीक के नाम से जानते हैं। इनके द्वारा मानचित्र पर जानकारी प्राप्त की जाती है। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिससे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ क्या है, रूढ़ मानचित्र है। जैसे कि ये देखिए, आपको यहाँ पर एक मानचित्र सुंदरपुर गांव का दिखाया गया है, उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वो दिखाए गए हैं, और इसमें ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि मानचित्र में क्या क्या है। जैसे ये हमारी है, ये है सड़क, ठीक, ये हमारी पक्की सड़क है, इसके साथ एक गांव की तरफ सड़क गई है, ये कच्ची सड़क है, जैसे कि यहाँ लिखा गया है। यहाँ एक है तो ये सिंबल बना है, तो इसे हम देखते ही पहचान जाएंगे कि यह मस्जिद है। इसके बगल में यहाँ पर छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं, तो इन ब्लॉक्स को देखकर हम जान जाएंगे कि यहाँ पर गांव बसा हुआ है। ठीक, इसके आसपास क्या है, ये पेड़ पौधे हैं, तो इससे देखकर हम पता पा जाएंगे कि ये पेड़ है। साथ ही साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं तो एक लाइन बिछी हुई है। अब ये लाइन कैसी है, तो ये लाइन मीटर लाइन है, क्योंकि इसमें कट बना हुआ है। साथ ही साथ एक मेन लाइन और बनाई गई है जो मुख्य लाइन के नाम से जानती है, जिसे हम बड़ी लाइन कहते हैं। ठीक, बीच में यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन दिखाया गया है। रेलवे स्टेशन और सड़क के बीच ऊपर देखिए ये पुल बनाया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर विद्यालय है, विद्यालय लिख दिया गया है। पोस्ट ऑफिस है तो पोस्ट ऑफिस लिख दिया गया है। यहाँ पर पीएस लिखा गया है, मतलब यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन है। ठीक, यहाँ पर इस तरह का सिंबल बना है, मतलब इस पर फ्लैग्स बने हैं, तो ये मंदिर है। साथ ही साथ ये नदी आपको दिखाई गई है। नदी का फ्लो के लिए देखिए एरो लगाया गया है कि नदी इधर से बह रही है और इस तरफ जा रही है। बीच में कुछ स्थान को इस तरीके से बनाया गया है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये क्या है, कब्रिस्तान है। तो सिंबल आपको यदि याद रहे तो आप बहुत आसानी तरीके से उसके बारे में पता कर सकते हैं कि क्या है। रूढ़ प्रतीक कहे हैं, कुछ रूढ़ प्रतीक का उपयोग जो हमने अभी आपको दिखाया ऊपर है। ठीक, इनका इस्तेमाल करते समय नीले रंग जल का इस्तेमाल, जलाशय जहां होगा वहां नीला रंग, भूरा रंग हमेशा पर्वतों। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, चलिए हम आपको बता देते हैं।
नीले रंग का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? जलाशयों के लिए करते हैं। जब भी हमें जल का प्रयोग करना होगा, जल दिखाना होगा, जहाँ पानी है, पानी के लिए हमेशा नीले रंग का प्रयोग करेंगे, हल्के नीले रंग का। वहीं भूरे रंग की बात करें तो भूरे रंग का उपयोग हम पर्वतों के लिए करते हैं। जब भी मैप पर या मानचित्र पर जब भी हमें कहीं पर्वतों को दिखाना होगा तो उनके लिए हम जो है भूरे रंग का प्रयोग करेंगे। पीले रंग का उपयोग हम किस लिए करते हैं? पीले रंग का उपयोग हम पठारों को दर्शाने के लिए करते हैं। हरे रंग का उपयोग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से रंगों के आधार पर भी वेरिएशन होता है, तो उन्हें जान लेना भी हमारे लिए आवश्यक होता है। अब रेखा मानचित्र क्या होता है? रेखा मानचित्र में रेखा चित्र और मानचित्र के बीच डिफरेंस को समझते हैं। मानचित्र में हम एक दूरी को मानते थे, एक मापक को मानते थे, जबकि रेखा चित्र में इस पर कोई पैमाना नहीं होता है, इसमें पैमाना निर्धारित नहीं होता। रेखा एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और या स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। तो दोनों के बीच में बस यही अंतर है, मानचित्र में पैमाना होता है जबकि रेखा चित्र में कोई पैमाना नहीं होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता होती है, वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने की जरूरत होती है, तो हम रफली इस तरीके से बना लेते हैं खटाखट। लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं होती है तो आप मानचित्र अपने मित्र से घर के रास्ते के बारे में पूछते हैं, तो इस तरीके से आरेखण कर लीजिए। ठीक इस प्रकार के कच्चे आरेख के बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, ऐसे रेखाचित्र कहलाते हैं। रेखाचित्र बिना पैमाने के आधार पर होता है, बस डिफरेंट छोटा सा है। खाका क्या होता है ये भी पूछा जाता है। तो खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र को हम खाका कहते हैं। ठीक एक छोटा क्षेत्र का बड़े पैमाने पर, मतलब क्षेत्र छोटा है लेकिन उसके सभी बिंदुओं को इसमें दर्शाया गया है कि इधर तालाब है, इधर जो है मकान है या इधर सड़कें हैं। तो इस तरीके से इस पर पूरा जो है उस क्षेत्र का एक डायग्राम तैयार कर लिया जाता है, तो इससे अलग अलग स्थान पे एक ओवरऑल आइडिया लग जाता है कि किस तरफ क्या है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हम बहुत सी जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले रेखा चित्र खींचते हैं जिसे खाका कहा जाता है। ठीक तो ओवरऑल अभी हमने सारे पॉइंट्स की चर्चा कर ली। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? जैसे हमने बताया, दूरी है, दिशा है और क्या है? पैमाना है। दूरी, दिशा और उसमें प्रतीक थे। ठीक प्रधान दिग्बिंदु क्या होता है? मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं ये बताया गया है। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक क्यों होते हैं? मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर क्या है? तो आई होप कि अब आप ये सारे प्रश्नों के उत्तर दे ले जाएंगे। अब यहाँ देखिए, वृक्षों के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र कैसे कहलाते हैं? तो वृक्षों के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र को हम क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र कहते हैं, थीमेटिक मानचित्र कहते हैं या राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। ठीक इसके बाद नीले रंग का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? जलाशयों के लिए किया जाता है। तो वृक्षों का मानचित्र दिखाने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं ये दिखाया गया है। दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है, किस में किया जाता है? अगर आपने वीडियोस को अच्छे से देखा है, समझा है एक एक चीज को, तो आप इन प्रश्नों की तरह अन्य प्रश्न जो बनते हैं उनके उत्तर दे पाएंगे। आज की वीडियोस में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। दोस्तों वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, जिससे और लोगों तक ये वीडियोस पहुंचे और उन तक ये जानकारी पहुंचे। एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं वीडियोस देखने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में।